Dear students of class 12 English grammar and the candidates and students and aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 5 Hindi version lecture in which we have a topic idioms. आज के इस हिंदी वर्जन लेक्चर में हम अपने टॉपिक इडियम्स के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं और जो हमारा ये कलेक्शन ऑफ इडियम्स है ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस से कलेक्ट किए गए इडियम्स हैं और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एतबार से देखें तो भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में ये रिपीट हुए हैं। इनको याद करना बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने इनको लर्न करने में ये आती है कि अगर वे इन्हें याद करते हैं या तो ये याद नहीं होते और कुछ देर के लिए अगर माइंड में टिकते भी हैं तो स्टूडेंट्स इन्हें जल्दी ही भूल जाते हैं। तो आज का जो हमारा पर्पज़ है इन इडियम्स को कलेक्ट करना, उसका पहला पर्पज़ यह है कि ये इडियम्स आपको अच्छे से याद हो जाएं और लंबे समय के लिए याद हों और दूसरे आप इन्हें अच्छे से अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकें। So student, this is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language. Please do get all such lectures. Don't forget to subscribe our channel ORSC classes of English language. And if you like our lectures, please don't forget to like and share. Now let's begin with idiom number 1. पहला हमारा idiom है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील, जहाँ भी इंग्लिश में आपको स्क्वायर मिले तो उसका मतलब होता है बिल्कुल ईमानदारी से भरा हुआ और स्क्वायर का मतलब होता है ए वेल प्रोपोर्शन में, सही तरीके वाला, नैतिकता से भरपूर। आप कोई सा भी अर्थ इसका लगा सकते हैं। स्क्वायर डील की जगह स्क्वायर मील भी हो सकता है, MEAL मील एंड DEAL डील। डील का मतलब होता है व्यवहार करना और डील का मतलब होता है बिजनेस करना। तो स्क्वायर ऐसा याद कर सकते हैं आप स्क्वायर डील को कि ये अ फेयर बार्गेन है। अ फेयर बार्गेन का मतलब होता है ईमानदारी का सौदा, ईमानदारी का बिजनेस, ईमानदारी का व्यापार, ईमानदारी का कार्य। कुछ भी आप सोच सकते हैं, आपको कोई एक चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। स्क्वायर मील अगर ये होता तो स्क्वायर मील का मतलब होता एक पोषण से भरा हुआ खाना, एक बैलेंस डाइट। तो स्क्वायर में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपके चारों साइड्स बराबर हैं तो वह स्क्वायर है। तो स्क्वायर होने के लिए आपको 4 साइड्स बराबर रखने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा और आप ईमानदारी से 4 लाइंस की डीलिंग करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से हो गया अ फेयर बार्गेन, यानी एक ईमानदारी का सौदा। तो आप इसका यूज़ बना सकते हैं, ही बिलीव्स इन अ स्क्वायर डील। आपको जो सेंटेंस बनाना है वो बहुत ही आसान सा बनाना है। अगर एग्जामिनेशन आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव मतलब अगर आपको ये इडियम्स आपको आपके सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए आते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि जो आपका ये इडियम है आपको ये जांचना है कि ये नाउन है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो स्क्वायर डील जो है यहाँ पर एक नाउन है जो कि कहीं पर आप इसको एडजेक्टिव की तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन जब आपको यहाँ हमने ए लगाया तो डील आपका नाउन है, स्क्वायर उसकी विशेषता है, तो ये नाउन फ्रेज भी है। तो ही बिलीव्स इन अ स्क्वायर डील। जब आप यदि आपको इसका मीनिंग आसान लगता है अ फेयर बार्गेन, तो इसके मीनिंग का आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर लीजिए तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही बिलीव्स इन अ फेयर बार्गेन और फेयर बार्गेन की जगह आप स्क्वायर डील लिख दीजिए। इस तरह से आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा सेंटेंस ये क्वेश्चन नंबर 2, लायन शेयर। लायन जैसे कि आप जानते हैं शेर है और शेयर उसका हिस्सा, और इसका मीनिंग निकल करके आता है लार्जेस्ट शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। तो बस यहीं से याद आपको ये रह जाएगा कि अगर शेर है तो दूसरे एनिमल्स की कंपैरिजन में उसकी पावर, उसकी विट, उसकी जो एजिलिटी, जो क्विकनेस है, फुर्ती है, वो बहुत ज़्यादा है, वह बहुत ज़्यादा फेरोशस है। तो ऐसा भयंकर और पावरफुल एनिमल को बड़ा हिस्सा मिलता है, तो इसलिए लार्जेस्ट शेयर। तो लायन से लार्जेस्ट आपको याद रह जाएगा, बड़ा हिस्सा। अब बड़ा हिस्सा ये नाउन है जो कि आप ऑब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। लायन शेयर इज़ वांटेड बाय एवरीबडी। ये एवरीबडी वांट्स अ लायन शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। ज़रूरी नहीं है कि फादर्स प्रॉपर्टी हो, आप छोटे से छोटा यूज़ कीजिए लेकिन मीनिंगफुल यूज़ कीजिए। और अगर ये एग्जामिनेशन में आपको आने वाला है तो मार्क्स लाने के लिए आपको एक सर्टेन
एंड वेल अप्रूव्ड सेंटेंस याद कर लेना चाहिए ताकि आप किसी त्रुटि के रिस्क से बच सकें। दूसरा इडियम है, थर्ड इडियम है लिव फास्ट। लिव फास्ट का मतलब है टू लिव लग्जूरियसली। हिंदी में हमने यहाँ नहीं लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। लग्जूरियसली मीन्स बहुत ही रिच लाइफ जीना, बहुत ही पैसे वाली ज़िंदगी जीना, धनवान वाली जीवन जीना। तो लिव फास्ट, तो लग्जूरियसली का मतलब है विलासिता का जीवन। तो अब ये लिव फास्ट है तो यहाँ पर आप एडवर्ब की तरह इसे यूज़ करेंगे, ये विशेस के लिए काम करेगा। तो एवरीबडी विशेस टू लिव फास्ट, तो ये जो इन्फिनेटिव के रूप में हमने इसको बनाया ये इजी हो गया और आपको समझना आसान हो गया। अब ये लिव फास्ट टू लिव लग्जूरियसली या धनवानों वाला जीवन व्यतीत करना ये कैसे याद रहेगा? तो याद रखिए जो फार्मूला 1 रेस कार्स हैं, रेसिंग कार्स हैं, वे कार्स मालदार लोग ही चला पाते हैं, रिच लोग ही चला पाते हैं। पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड या एवरेज लोग नहीं चला पाते। वाई? क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो फास्ट एंड फ्यूरियस कार्स हैं तो रिच लोगों से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा, लिव फास्ट मीन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ मनी, जो कि खूब खर्चा करने वाली ज़िंदगी से रिलेटेड हो। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एवरीबडी विशेस टू लिव फास्ट। इसके बाद आपका है सेंटेंस इडियम नंबर 4 इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब है फुल डिटेल्स, कंप्लीटली। कंप्लीटली के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंप्लीटली का पर्पज़ है वह है डिटेल्स को लेकर। तो इन्स एंड आउट जो फुल डिटेल्स हैं, तो इन्स एंड आउट्स यहाँ पर आप नाउन की तरह से यूज़ करेंगे। तो यू मस्ट नो ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस केस। तो इन्स एंड आउट्स हमने यूज़ किया, किस तरह किया? हमने इसको यूज़ किया नाउन की तरह से। तो यू मस्ट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस केस। फुल डिटेल्स में इन्स एंड आउट्स कैसे जोड़कर याद रख सकते हैं? देखिए, जब आप किसी चीज़ की डिटेल्स जानते हैं तो एक बाहरी सतह होती है, एक अंदरूनी होती है। तो आप अंदरूनी और बाहरी दोनों हिस्सों को जानते हैं तो आप उसकी पूरी डिटेल्स जानते हैं। अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी मकान को जांचना है, किसी बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए समझना है, तो आप उसका बाहरी रूप और अंदर का रूप देखेंगे। तो इस तरह से आप उसकी सारी वास्तविकता समझ जाते हैं। तो इसके बेस पर आप याद रख सकते हैं इन्स एंड आउट्स मीन्स फुल डिटेल्स ऑफ समथिंग। इसके बाद है हमारा इडियम नंबर 5 किथ एंड किन। किथ एंड किन कहते हैं रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, और जिसके अंदर आपके नाती पोते और बहन भाई बहुत सारे उनके मौसी या दूसरे रिलेटिव जो है सब आ सकते हैं। तो ख़ानदान के सारे लोगों को किथ एंड किन कहा जा सकता है। ऑल हिज किथ एंड किन वर प्रेजेंट देयर। इसमें आपको किथ्स एंड किन्स नहीं करना। जब ऑल लगाया और किथ एंड किन कहा तो अपने आप में प्लूरल होगा। तो किथ एंड किन, जैसे कि आप 2 वर्ड्स याद रखते हैं, नन्हे मुन्ने। तो नन्हे मुन्ने किस में आते हैं? हमारे अपने बहन भाइयों में आते हैं, भांजे भतीजियों में आते हैं। तो रिलेटिव्स हुए, तो किथ एंड किन। तो इस तरह से 2 वर्ड्स आप रिलेट करके याद रख लीजिए, नन्हे मुन्ने, किथ एंड किन। तो हो गया रिलेटिव्स। तो इसके अंदर छोटा नहीं है बल्कि हर उम्र के लोग होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और ये जो हम याद रखने के लिए कुछ वर्ड्स ऐड कर रहे हैं ये इनफॉर्मल हैं, इनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, ये केवल आपको याद रखने में सहायता देने वाली बातें हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि किथ एंड किन रिलेटिव्स हैं और आपका ये नीचे दिया गया यूजेज है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मूव हेवन एंड अर्थ एक नया इडियम है, और ऐसा ही इसका सेम अर्थ रखने वाला दूसरा इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न। यानी आप हेवन धरती को एंड अर्थ हेवन आकाश को एंड अर्थ धरती को पलट देते हैं, यानी आकाश पाताल एक कर देते हैं। और लीव नो स्टोन अनटर्न, और पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक भी पत्थर आप अनटर्न मतलब पलटे बिना नहीं छोड़ते। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपने हर प्रयास किया है। तो इस तरह से मूव हेवन एंड अर्थ एंड लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट। तो टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट का मतलब है आकाश पाताल एक करना,
धरती आकाश एक करना और कोई भी पत्थर किसी चीज़ को ढूंढने में पलटे बिना न छोड़ना, अर्थात हर भरसक प्रयत्न करना, जो हो सकता है आपने करना। तो इसको आप अब हमें इसको यूज़ करना है अपने सेंटेंस में। तो आप किस तरह से यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। टू गेट सक्सेस ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, टू गेट सक्सेस ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ये पिछला पार्ट आपको एज इट इज सारा कॉपी करना है ही तक, और यहाँ से मूव्ड हेवन एंड अर्थ कर दें, चाहे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड कर दें। हमने जो यहाँ पर बिगिनिंग में आपको लिख कर दिखाया है, यह आपकी फर्स्ट फॉर्म्स हैं, जबकि नीचे हमने दूसरी फॉर्म्स यूज़ की हैं। इसके बाद है मेक बोथ एंड्स मीट। अब ये बोथ एंड्स मीट कैसे याद रहेगा कि ज़िंदगी का बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर करना। गुज़र बसर का मतलब है जीवन यापन करना, यानी बड़ी गरीबी की ज़िंदगी जीना, बड़ी निर्धनता का जीवन जीना। अब ये निर्धनता के जीवन से बोथ एंड्स कैसे जोड़कर याद करें, तो इसको इस तरह से समझिए कि हमारे ज़िंदगी के दो सिरे होते हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। तो मेक बोथ एंड्स मीट, तो जो हमारे दोनों एंड हैं, ठीक है, उनको सही से चलाने के लिए हमें मुश्किल पड़ रही है। यानी जीवन तो हो गया है, तो जो मृत्यु है, अगर हमने सही से खाना नहीं खाया, अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा, तो हमारे दोनों एंड्स मिल जाएंगे आपस में, तो जीवन का अंत हो जाएगा, जन्म मृत्यु। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। हो सकता है आपको बड़ा ही नॉनसेंसिकल भी लग सकता है, बेतुका एग्जाम्पल लग सकता है, लेकिन याद करने के लिए आपको कुछ भी जोड़ लेना ज़रूरी है। इसका वास्तविक अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि हमारी बोथ एंड्स लाइफ के कौन कौन से हैं, वो कहीं मिल ना जाएं, खाना ना खाने से, कुपोषण से, बीमारी से। इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट दीज डेज़। जब हम इस बात को समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें तो दोनों सिरों को अलग रखना है। बिल्कुल आपने सही सोचा, दोनों सिरों को बिल्कुल अलग रखना है, हमें उन्हें मिलने नहीं देना। लेकिन ईडियम में हमें उसे इस तरह याद रखना है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट दीज डेज़। उसको अपोजिट करके याद रखना है। आप इससे अलग इसका कोई और भी तुक बना सकते हैं ताकि आप इसे याद रख सकें। और ये जब हम हमारे सामने कोई भी ईडियम होता है तो हमें उस ईडियम को देखना पड़ता है कि वह वर्ब है या कुछ और। तो हमने पाया कि यह वर्ब था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर देखेंगे आप कि टू मेक इन्फिनेटिव के रूप में ले लिया है। आप इसे वी शुड मेक भी लगा सकते थे, फर्स्ट फॉर्म की तरह आप इसे यूज़ कर सकते थे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स क्या होते हैं? जब कभी बाढ़ आती है तो नदियों का जो पानी है वह गलियों में आ जाता है। जो झोड़ हैं, जो आपके सरोवर हैं या पोखर हैं, उनका पानी गलियों में आ जाता है और गलियों में कई बार मछलियां तक आ जाती हैं। तो ये जो ट्रबल्ड वाटर्स है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वाटर्स का मतलब है लहरें। तो जब लहरें आती हैं और मछलियां आ जाती हैं तो हम उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका मीनिंग यहाँ पर लिख लेना है, जो कि लिखने से रह गया है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है कि टू टेक एडवांटेज फ्रॉम अदर्स प्रॉब्लम्स। क्या लिखेंगे आप? टू टेक एडवांटेज फ्रॉम अदर्स प्रॉब्लम्स। तो एडवांटेज दूसरों की प्रॉब्लम से कैसे आपको हो सकता है? एडवांटेज दूसरे की प्रॉब्लम से ऐसे हो सकता है, जैसे मानिए किसी के पास बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, कर्ज हो गया, अब उसे कर्ज चुकाने के लिए मकान बेचना है। तो आप सोचते हैं कि मछली पानी में आ गई है, जल्दी से पकड़ लो। इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि उसका मकान कम से कम कीमत में आपको मिल जाए, अर्थात आप दूसरे की परेशानी का फ़ायदा उठाकर सस्ते में मकान खरीदना चाहते हैं। आइए इसका मीनिंग लिख लेते हैं। टू टेक एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स, अदर्स प्रॉब्लम्स। तो ये जो हमने अदर्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, ये अपोस्ट्रोफी एस जब भी हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाना होता है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा
कि जो इसका रियल सेंस है वह है दूसरों की परेशानियों से फ़ायदा उठाना। तो इसका जो यूज़ होगा, फिश यहाँ पर वर्ब है। जैसे कि कभी कभी हमारे बहुत सारे नाउन होते हैं, तो उन नाउन्स को हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे कि केज है, केज जो है नाउन है। अगर हम कहें आई केज्ड 2 बर्ड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि केज को हमने वर्ब की तरह से यूज़ किया है, केज्ड करके। तो इसी तरह से फ़िश यहाँ पर वर्ब है। इट इज़ बैड टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ये बहुत बुरी बात है कि हम दूसरे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। इसी तरह से एक वर्ड होता है वाटर, तो वाटर नाउन भी है, वाटर को आप वर्ब की जगह भी यूज़ करते हैं। प्लीज़ वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, नाउ वी आर एट नंबर 9, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क डिफ़िकल्ट वर्क। हरक्यूलियन जो है कि एक आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन से बनते हैं, किसी प्रॉपर नाउन से। जैसे कि आप कह सकते हैं इंडिया, तो इंडिया से बना इंडियन। अमेरिका, अमेरिका से बना अमेरिकन। तो किसी प्रॉपर नाउन, किसी नाम से बनने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। और इन एडजेक्टिव्स में के जो फर्स्ट लेटर है हम कैपिटल बनाते हैं। तो एक्चुअली ये जो हरक्यूलियन बना है, ये हरक्यूलस, ये हरक्यूलीज़, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है। हरक्यूलीज़ कोई पहलवान रहा है रोम का, तो उसके नाम पर हरक्यूलियन बना है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है दारा सिंह वाला काम। तो दारा सिंह एक पहलवान हमारे यहाँ के रहे हैं, तो दारा सिंह वाला काम इसका सेम मीनिंग हो सकता है, अर्थात डिफ़िकल्ट वर्क करना। क्योंकि जिसके शरीर में शक्ति है और वह भारी काम कर सकता है, तो वह दारा सिंह वाला काम हुआ। या हनुमान जी का पर्वत को उठाकर लाने वाला काम हरक्यूलियन टास्क कहा जा सकता है, डिफ़िकल्ट वर्क है। इसी को हम दूसरी ईडियम में कहते हैं टू सेट थेम्स ऑन फायर। तो टू सेट थेम्स ऑन फायर का मतलब है थेम्स नाम की नदी में आग लगा देना, अर्थात लंका को स्वाहा कर देना, अर्थात मुश्किल काम करना। तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। टू गेट सक्सेस वी मस्ट परफॉर्म एवरी हरक्यूलियन टास्क, और दूसरा होगा टू गेट सक्सेस वी मस्ट सेट द थेम्स ऑन फायर। तो द थेम्स में हमने टी कैपिटल बनाया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। कैपिटल बनाने का क्या रीज़न रहा है? कैपिटल बनाने का स्टूडेंट रीज़न यह रहा है कि जो थेम्स नदी है उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमेशा किसी भी रिवर के नेम से पहले हम द लगाते हैं, तो हमें भी यहाँ द लगाना चाहिए। तो हमारा क्या सेंटेंस हुआ? टू गेट सक्सेस वी मस्ट सेट द थेम्स ऑन फायर, मीन्स हमें कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्क करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए आप आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 पर आप देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कट एंड राइड। अब कट एंड राइड का जो हमने एक दूसरा और इडियम लिया है जो कि सेम मीनिंग रखता है, वह है हार्ड एंड फास्ट। अब हार्ड एंड फास्ट एंड कट एंड राइड दोनों का सेम मीनिंग है अनचेंजेबल या इनफ्लेक्सिबल। तो अब कैसे करेंगे इसको याद आप कि कट एंड राइड अनचेंजेबल कैसे याद हो? तो इसमें आपको कट एंड राइड और हार्ड एंड फास्ट। आइए कट एंड राइड पहले लेते हैं। अगर आपने कोई चीज़ काटी और उसको सुखा लिया, तो फिर आप उसे वापस जोड़ नहीं सकते। ये बेतुकी बात लग सकती है, लेकिन याद रखने के लिए कुछ भी जोड़ना ज़रूरी है। आपने काटा और सुखा लिया, अब ये अनचेंजेबल हो गया, अब आप इसे वापस जोड़ नहीं सकते, ठीक है। और सूखने के बाद इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसी तरह से हार्ड एंड फास्ट, एक तो कोई चीज़ हार्ड है, दूसरे वो बहुत फास्ट है, आप उसे रोक कर उसे मोड़ नहीं सकते, तो वो इनफ्लेक्सिबल हुई, एक वह गाड़ी की तरह आगे बढ़ती चली जाएगी, अनचेंजेबल हुई और उसकी स्पीड इनफ्लेक्सिबल हुई। तो ये याद रखने के लिए थोड़ी सी बात हमने जोड़ी, कट एंड राइड। तो हम कहते हैं द रूल्स ऑफ ग्रामर आर कट एंड राइड। कट एंड राइड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमने एडजेक्टिव की जगह यूज़ किया आर कट एंड राइड मीन्स विच कांट बी चेंज्ड, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इसके बाद आता है हमारा 11 नंबर गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, और गेट यहाँ पर वर्ब है। रिड भी वर्ब है, गेट के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं रिड, जो कि एडजेक्टिव का काम करती है, टू बी फ्री फ्रॉम।
तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल रीड है, तो टू बी फ्री फ्रॉम इसका सेंस हुआ। तो आपने वर्ब याद अगर कभी की हो तो रीड रीड रीड, तो रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, और गेट का मतलब है होना। तो टू बी फ्री फ्रॉम, तो गेट मीन्स गेट जो होता है बी की एडवांस फॉर्म होता है, तो इस तरह से आप इसे जोड़कर समझ सकते हैं। तो गेट रीड ऑफ, ही विल गेट रीड ऑफ हिज लोन, वह अपने कर्जे से मुक्ति पा लेगा। अब और बहुत सारे सेंटेंसेस आप सोच कर ये बना सकते हैं, ही विल गेट रीड ऑफ हिज लोन सून। इसके बाद स्टूडेंट्स लेट्स कम एट 12, क्रोकोडाइल टीयर्स। तो क्रोकोडाइल अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर आप लगाएंगे, क्रोकोडाइल्स टीयर्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स टीयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यू क्रोकोडाइल्स टीयर्स, तो यहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफी आप लगा लेंगे। क्रोकोडाइल आप जानते हैं मगरमच्छ को कहते हैं, और जो टीयर्स होते हैं तो उसके जो आंखों से पानी निकलता है वह एक्चुअली किसी रोने की वजह से नहीं होता, वह उसकी अपनी कुछ बॉडी के चेंजेस की वजह से होता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो मगरमच्छ है वो रोया नहीं है, यानी हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम उसे गलत समझ रहे हैं और हम उसका अर्थ गलत निकाल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको आता है क्रोकोडाइल्स टीयर्स, तो इसका मतलब है कि कोई भी आदमी अगर क्रोकोडाइल्स टीयर्स बहा रहा है तो वह झूठे आंसू बहा रहा है। झूठे आंसू का मतलब है कि वास्तव में जो दुख वह दिखा रहा है वह दुखी है नहीं, या आपके साथ जो सिंपैथी दिखा रहा है वह झूठ है, आपके लिए वह गलत या झूठे आंसू बहा रहा है, आप उसका बिलीव ना करें। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर यूज़ किया यू शुड बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स टीयर्स, इट मीन्स आप झूठी सिंपैथी से सावधान रहें। इसके बाद आता है बैगर डेस्क्रिप्शन। बैगर यहाँ पर वर्ब है, ये बड़ा अहम है, याद रखना, क्योंकि बैगर स्टूडेंट्स नाउन समझ लेते हैं। बैगर डेस्क्रिप्शन का मतलब है कि ऐसा डेस्क्रिप्शन, इतनी कोई भी चीज़ जो सुंदर हो, जो आप डेस्क्राइब ना कर पा रहे हो, उसे आप बैगर डेस्क्रिप्शन में ला सकते हैं। और बैगर डेस्क्रिप्शन की जब आप बात करेंगे तो उसको डेस्क्राइब करना मुश्किल हो जाएगा। उसके डेस्क्रिप्शन के लिए हमें जो वर्ड्स कलेक्ट करने हैं वे हमारे लिए बहुत मुश्किल होंगे। इट मीन्स हम वर्ड्स को कलेक्ट करने में एक भिखारी रह जाएंगे, ऐसा आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं। तो आपने इतना डेस्क्रिप्शन किया कि आपके पास वर्ड्स कम पड़ गए, यानी आउट डू, जब आप किसी चीज़ की अधिकता करते हैं डेस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर शब्दों के कम पड़ जाने को आप बैगर डेस्क्रिप्शन की तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बैगर डेस्क्रिप्शन का मतलब है किसी की तारीफ़ में या किसी एक्सप्लेनेशन में आपके पास शब्दों की कमी पड़ना। तो यहाँ पे है द ताजमहल बेगर्स डेस्क्रिप्शन, अर्थात ताजमहल के वर्णन में शब्दों, उस ताजमहल की सुंदरता के बारे में अगर आप वर्णन करें तो शब्दों की कमी पड़ जाती है। इसके बाद आता है एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो। अब ये जो है एडवर्ब है, ये प्लेस को डिस्प्ले करता है, वेरी नियर, एट अ स्टोन्स थ्रो। अब जब स्टोन्स थ्रो होता है तो स्टोन इतनी दूर तो जाता नहीं है कि कई किलोमीटर दूर जाए, तो जहाँ भी स्टोन पड़ेगा जाकर वहाँ आप इजीली चले जाएंगे। तो इस तरह से एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स वेरी नियर, और आप इसका यूज़ करेंगे माई स्कूल इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो, मीन्स आपने पत्थर फेंका तो वहाँ पर आपको वहाँ तक बस करके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई 30-40 किलोमीटर दूर नहीं गया, थोड़ी बहुत दूर जाता है, वहाँ तक आप इजीली जा सकते हैं और ऑन फुट आप ट्रैवल करके वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आपको इसका अर्थ समझ लेना चाहिए वेरी नियर। इससे एक जुड़ता हुआ सा इडियम और है एट एन आर्म्स लेंथ, एक बाजू की दूरी। जब हम एट एन आर्म्स लेंथ और एट ए स्टोन्स थ्रो को देखते हैं तो हमें लगता है कि एट एन आर्म्स लेंथ पास है और एट ए स्टोन्स थ्रो दूर है, जबकि इसका सेंस बिल्कुल उल्टा है। एट ए स्टोन्स थ्रो पत्थर थोड़ा दूर जाएगा लेकिन हम उसे पास कहते हैं, और हमारी बाजू हमारे ही पास रह जाएगी, हम इसे दूर कहते हैं। लेकिन इस दूर का मतलब ये नहीं है कि ये कई किलोमीटर दूर की बात चल रही है। आप कहेंगे एट अ डिस्टेंस, बट वो डिस्टेंस कितनी हो आपको समझना है। जब आप किसी से थोड़ा दूर ही रहते हैं, दूर का मतलब ये नहीं कि कई किलोमीटर दूर रहते हैं, डिस्टेंस यहाँ नहीं मेजर किया जा रहा। जैसे कि आप किसी को अवॉइड करते हैं, किसी चीज़ से परहेज़ करते हैं थोड़ी देर के लिए, ये मान लीजिए कि आजकल अभी आपने कोरोना से रिलेटेड सुना होगा कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, तो वो क्या है, एक बाजू की डिस्टेंस
आप एक आर्म्स लेंथ पर दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, किसी को टच नहीं करना चाहते, तो टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज और फ्रेंडली, अगर आप किसी से ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार नहीं करना चाहते तो भी आप एट एन आर्म्स लेंथ लगाते हैं कि भाई मैं उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ, मैं उससे ज़्यादा मित्रवत नहीं होता हूँ। तो इस तरह से आपका यूज़ हो सकता है, वी शुड बी एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम अदर्स ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक या कोरोना पीरियड। तो ये आपने समझा कि एट एन आर्म्स लेंथ का क्या मतलब है। इसका मतलब है दूर, लेकिन एक्चुअली ये इंटीमेट होने से दूर है, बहुत दूर की बात नहीं करता। तो ये आपको सेंस समझना पड़ेगा। बाय हुक और बाय क्रूक, तो बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब है किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद और यत्र तत्र प्रकार ने, और कई तरह से हम इसको बोल लेते हैं एनी हाउ, किसी भी तरह से। यानी आपको सक्सेस हासिल करनी है आज के मॉडर्न लोगों को, तो वह बिलीव करते हैं कि कैसे भी रुपया कमा लिया जाए। तो बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स हुक डालकर खींच लो या किसी भी तरह से चालबाजी से उठा लाओ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं एनी हाउ, किसी भी तरह से। तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न मनी दीज डेज बाय हुक और बाय क्रूक, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ये बाय हुक और बाय क्रूक आपका एडवर्ब है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 17 पर, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव। बीट अबाउट द बुश का मतलब है टू स्पीक इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर बात कहना। एक्चुअली जो बुशेज हैं वो झाड़ियाँ होती हैं, और बीट का मतलब मार्च करना होता है, पैदल चलना होता है, गश्त करना होता है। तो जब आपको रास्ते में झाड़ियाँ मिल जाएं तो आप सीधा निकलने के बजाय घूम कर जाएंगे और रास्ता लंबा पड़ेगा, इनडायरेक्ट में जाएंगे। तो इस तरह से बीट अबाउट द बुश आप याद रख सकते हैं कि घुमा फिरा कर कहना। एक्चुअली बीट करने का मतलब होता है गश्त करना। मानिए हमें 3-4 मीटर का सफ़र तय करना है और रास्ते में झाड़ी आ गई, तो हम उस झाड़ी से बचने के लिए 7-8 किलोमीटर घूम कर जा सकते हैं। तो इसको मतलब होता है बीट अबाउट द बुश, यानी बुश के, झाड़ी के चारों तरफ गश्त करना, यानी कुछ भी घुमा फिरा कर कहना। तो आप सीधा सा इसका यूज़ बना सकते हैं, प्लीज़ डोंट बीट अबाउट द बुश, स्पीक क्लियरली। और इसके बाद है हमारा इडियम, आज का लास्ट इडियम, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है इरेगुलरली, और इरेगुलरली को हम कैसे कनेक्ट करें कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स है। तो हमेशा देखिए फिट जो होता है वो दौरे को कहते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा, किसी बीमारी का दौरा, वो अचानक से पड़ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद पड़ जाता है, और इंसान फिर स्टार्ट कर देता है कांपना या जो भी उसकी एक्टिविटी होती है उस पर्टिकुलर दौरे में। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं, फिट्स पड़ते हैं, स्टार्ट्स हो जाता है, फिर सही हो जाता है, यानी वह उसकी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं वो इरेगुलर रहती हैं। अगर बीमार है तो फिर सही होगा, सही है तो फिर बीमार होगा, एक जैसा नहीं रहता, उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ में सडन चेंजेस आ जाते हैं, फिर एकदम हट जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स रेगुलरली, ही टेक्स एक्सरसाइज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इस तरह से आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ तक इनके सारे इडियम्स के यूजेज का सवाल है, मैं ये प्रेफर करूँगा आपको कि आप इसके पर्टिकुलर यूजेज लर्न कर लें ताकि आपको इसे समझना आसान हो जाए। कई बार हमें जब इसका मीनिंग सारे ट्रिक लगाने के बाद भी याद ना हो, तो कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे आपने कहा द रूल्स ऑफ ग्रामर आर कट एंड ड्राइड, और इतना बड़ा भी अगर आप याद नहीं कर पा रहे और आपको सेंस याद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप कहेंगे कट एंड ड्राइड रूल्स, गेट रिड ऑफ सिंस। तो आप इसको आधा सेंटेंस करके भी याद रख सकते हैं। आई डोंट लाइक क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स आर फेक। beggar description means lack of words. At a stone's throw, my school is at a stone's throw. तो कहीं पर आपको पूरा सेंटेंस, कहीं पर आधा सेंटेंस, कुछ इसके साथ एक्स्ट्रा जोड़कर याद करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपको इन्हें बोलना, इन्हें सोचना बहुत ज़रूरी है। इनको आप अपनी लाइफ में जितना यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इन्हें अच्छे से लर्न कर पाएंगे। इनको आप हर समय सोचिए और इनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर ये था हमारा लेक्चर बेस्ड ऑन इडियम्स, लेक्चर नंबर 5। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के सारे लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। Keep on watching Oracy classes of English language. Thanks a lot.